Very good afternoon, Honorable President, Rotary Club, Secretary, and all distinguished members of this prestigious Rotary Club. I have heard a lot about this Rotary Club, and indeed I am feeling very honored to be with you. It is rather not first time, second time I am coming in this Rotary Club, and it is my proud privilege that you have given me this opportunity to share my thoughts. And with due respects to all senior Rotarians, Rotary members, and with lot of appreciations for commendable work being done by this Rotary Club all over world. So I am starting my today's presentation. As you know that topic of today's presentation is artificial intelligence. I would like to make it slightly interactive and in user-friendly manner. Basically, I belong to computer science, but I will not go in much detail of technicalities. मैं इस तरह से what should be the language आप जैसा कहें तो ठीक है, तो हम लोग हिंदी में बात करेंगे, तो या मिक्स्ड बात करेंगे या हिंदी में बेसिकली बात करेंगे. तो मैं अपने एक चीज़ मैं और आपको ऐसे ही कहना चाहूँ ऑफ द रिकॉर्ड कि मुझको यहाँ पे ऐसा लग नहीं रहे कि मैं पहली बार आ रहा हूँ, सबसे पहली बार. और फॉर्चुनेटली मैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर से एक्टिवली जुड़ा हुआ हूँ. मुझको लग रहा है ये वही मीटिंग है, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसी सैटरडे को होती है. और इसी तरह का रायपुर और छत्तीसगढ़ स्टेट सेंटर है, उसका मैं चेयरमैन हूँ इस समय. 2 साल का टर्म होता है. इसके पहले मैं 18 to 21 ऑनरी सेक्रेटरी भी था. तो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर जैसा आपके रोटरी क्लब है वैसी बहुत पुरानी बॉडी है, मोर देन 100 years ओल्ड. अंग्रेज़ों के समय इसको ब्रिटिश टाइम में रॉयल चार्टर अवार्ड हुआ था, जो कि अकेली संस्था है. तो इसके फॉरेन में भी 5 ब्रांचेज़ हैं, इंडिया में बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं. एनीवे, तो मुझको ऐसा नहीं महसूस हो रहा है कि मैं कहीं और हूँ, और आप लोग तो कहीं ना कहीं से हम लोग कनेक्शन निकलता ही है. तो ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में. आपने सर अभी जिक्र किया ज़िंदगी के बारे में, तो मैं याद नहीं कर पा रहा था. जैसे एक गाना है, ज़िंदगी कैसी है पहेली, कभी ये हंसाए कभी रुलाए. एक और है कि आहिस्ता चल ज़िंदगी, अभी कुछ कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फ़र्ज निभाना बाकी है. दुष्यंत कुमार जी की कविता है. तो ज़िंदगी को तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से उसको समझाया उसके बारे में, और इसके ऊपर में कई गाने शायरियाँ हैं. तो ज़िंदगी पर भी क्या इफ़ेक्ट होगा हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. एक जो कॉमन चीज़ मैं बोलूँ कि आप लोग सभी जानते हैं कि IQ वर्ड एक होता है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट कहा जाता है, कि सभी का IQ कुछ ना कुछ होता है, इंटेलिजेंस कुछ ना कुछ होती है. तो हम लोग ये पढ़ते थे, और अभी भी सही है कि कंप्यूटर का IQ 0 होता है. कंप्यूटर जो है उसका IQ 0 होता है. और EQ एक और वर्ड है, इमोशनल क्वोशेंट, वो भी 0 ही होता है. आप लोगों ने माने इमोशन, भावनाएं, जो 9 रस भी कहते हैं हम लोग, श्रृंगार रस और बहुत सारे हैं, तो वो सब की भावनाएं कंप्यूटर में नहीं होती. इंटेलिजेंस भी कंप्यूटर में नहीं होता. लेकिन ये धारणा बदल रही है. नाउ इंटेलिजेंस इज बीइंग एम्बेडेड इनटू कंप्यूटर आर्टिफिशियली, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता.
कृत्रिम रूप से बुद्धिमत्ता कंप्यूटर में लाई जा रही है, इसी का नाम है क्या? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। माने अब IQ इज़ नॉट इक्वल टू 0। मैथमेटिकली अगर कहें हम लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन EQ इमोशन की बात करें तो वो आज भी 0 है। कंप्यूटर के पास में इमोशन नहीं होते। आपको मैं बताऊं कि सऊदी अरब में सोफिया नाम की रोबोट है, जिसको कि सऊदी अरब ने नागरिकता प्रदान कर दी। अक्टूबर मैं बताऊंगा 23 में, या मैं बताऊंगा। माने वो इतनी ज़्यादा ह्यूमन ऐसी है कि उसको नागरिकता प्रदान कर दी गई। अब आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा सिमिलरिटी हो चुकी है। तो लेकिन इमोशन नहीं है, भावनाएं नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि हिस्ट्री के बारे में बात करें तो अच्छा ठीक है, हिस्ट्री बात करें, अपनी हिंदू माइथोलॉजी की बात करें तो आपने रामायण सीरियल देखा है। मेघनाथ जब तीर चलाते थे और लक्ष्मण जी से युद्ध हो रहा था, अंत में जब उन्होंने ब्रह्मास्त्र भी चलाया तो ब्रह्मास्त्र प्रणाम करके लौट आया। ये चीज़ मेघनाथ बताते हैं कि इसको रावण को, कि भैया वो तो साक्षात भगवान है, हमने ब्रह्मास्त्र चलाए वो लौट कर आ गए। ये एग्जाम्पल है AI का। पूछेंगे कैसे? चला हुआ तीर लौट के तो नहीं आता है, आपने सुना हुआ है, लेकिन टारगेट को पहचान के लौटना या दिशा बदलना, दैट वाज द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट दैट टाइम। पार्वती जी ने अपने उपटन से गणेश जी की संरचना की। आप कह सकते हैं ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या एक प्रकार के रोबोट्स, या आप कहें या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टार्टिंग तो वहीं से है हिंदू माइथोलॉजी में। तो इस प्रकार से अपने हिंदू शास्त्रों में अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हिंदू माइथोलॉजी के अलावा। तो अगर टेक्निकलिटी में जाएं तो टेक्निकली जो है सन 1950 में, इन द ईयर 1950, ए फेमस साइंटिस्ट इज़ देयर, AM ट्यूरिंग नाम है उनका। उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा, कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, ये उसका टाइटल था, और माइंड नाम के जर्नल में उसमें उन्होंने इसकी कल्पना कर ली कि एक समय ऐसा आएगा कि इंटेलिजेंट होगी मशीन्स। ये सब कब की बात मैं बता रहा हूँ? 1950 में। आगे आने वाले समय में जॉन मैकार्थे ने सन 1956 में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड का यूज़ किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ड पहली बार इस तरह से हम लोग जॉन मैकार्थे को कह सकते हैं कि इन्होंने AI का आविष्कार किया 1956 में। आपको मैं बताऊं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे वर्क करता है, मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि सभी को थोड़ी थोड़ी सी टेक्निकलिटी थोड़ी सी तो मालूम रहे। तो मैं आपको एक एग्जांपल जो कि मैं कल ही बनाया हूँ यहाँ पे लेक्चर देने के हिसाब से, वो मेरा अपना एग्जांपल है, बुक का नहीं है। तो इसमें दो तरह के डाटा होते हैं, देखिए। अच्छा, डाटा के ऊपर भी बात करें तो मैं थोड़ा सा फिर से थोड़ा सा फिलॉसफिकल साइड में अगर जाऊं तो देखिए 3-4 चीज़ें होती हैं। एक होती है डाटा, उसके ऊपर होता है इंफॉर्मेशन, उसके ऊपर होता है नॉलेज, उसके भी ऊपर होता है विजडम। आप कहेंगे कि भाई क्या अंतर है? तो मैं बताऊं, अंतर ऐसा है कि पेट्रोल की प्राइस 80 रुपया लीटर, ये डाटा है, लेकिन इंफॉर्मेशन इज़ दी प्रोसेस डाटा। आप कहें कि पेट्रोल की प्राइस इतनी है तो डीजल की इतनी है, तो आने वाले समय में ऐसी होगी, ये इंफॉर्मेशन। नॉलेज माने कि ये कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन से नॉलेज बेस बनता है, और उसके ऊपर विजडम,
आपको मैं कहूँ कि शबरी का एग्जाम्पल आप लोग को दूँ अगर मैं, तो शबरी जो रामायण में पात्र हैं, शबरी तो एजुकेटेड नहीं थी, लेकिन शबरी के पास ये था विजडम कि वो सामाजिक कल्याण की बात करती थी। तो शबरी के पास विजडम था, रावण के पास तो नॉलेज बहुत था, लेकिन विजडम की बात करें तो शबरी में विजडम था। और उसके भी ऊपर एक मैं अगर डिफाइन करूं कि एनलाइटेनमेंट होता है, डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, उसके भी ऊपर एनलाइटेनमेंट माने समाधि, जो कि भगवान बुद्ध या विवेकानंद जी ऐसे कुछ लोगों को ही प्राप्त होता है एनलाइटेनमेंट। वहाँ तक तो हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब था, एआई से मैं क्यों इधर आ गया, तो एआई तो आपका डाटा लेवल पे ही वर्क कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन, और अभी हम लोग जाके देखेंगे नॉलेज तक भी। तो एआई में दो तरह के डाटा होते हैं, एक होता है टेस्ट डाटा, एक होता है ट्रेनिंग डाटा। तो आपको बताता हूँ, टेस्ट डाटा वो डाटा होता है जिससे कि मशीन को इंटेलिजेंट बनाने के लिए जो डाटा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि भाई 1 3 5 7, उसके बाद से मैं कहूँ कि 2 4 6 8, फिर कहूँ 4 6 8 10, फिर कहा जाए 5 7 9 11, तो इस सीरीज़ में अगला क्या नंबर होगा तो आप लोग बता सकते हैं। मशीन को हम लोग इस प्रकार से ये टेस्ट डाटा देते हैं और उसके बाद से मशीन को इस प्रकार से हम लोग ट्रेनिंग डाटा देते हैं, ये ट्रेन किया जाता है, उसके बाद से मशीन को टेस्ट किया जाता है। तो मशीन को पहले हम लोग मान लीजिए 80% देयर आर रेडिली अवेलेबल डाटा सेट्स नाउ इट इज़ अवेलेबल इन इंटरनेट, फ्रीली अवेलेबल इन इंटरनेट, तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ डाटा होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे कि मैं एम्स गया था, घुटने की सर्जरी कॉमन है, तो एम्स में हजारों घुटनों का एक्सरे रखा हुआ है, हजारों। उसको देख के कोई एनालिसिस करे कि फ्यूचर में किसी एक नॉर्मल पर्सन को घुटने का प्रॉब्लम ओल्ड एज में हो सकता है कि नहीं, प्रेडिक्शन करना चाहे, तो वो जो इमेजेस हैं उनके आधार पर मशीन को ट्रेनिंग करेंगे। अब मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल कहूँ कि भाई 100 घुटनों का वहाँ पर है डाटा, तो उसमें से 80 में से आप उसको ट्रेनिंग करेंगे और 20 में से आप उसको टेस्टिंग करेंगे। तो जब टेस्ट किया जाता है तो अब मैं बात कर रहा हूँ टेस्ट डाटा की, मान लीजिए 6 8 10 12 है, कंप्यूटर से पूछा कि भाई बताओ कि अगला क्या होगा, कंप्यूटर ने कहा 14 होगा, राइट। हमने कहा 7 9 11 13, कंप्यूटर से पूछा आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन से कि क्या होगा, उसने बताया 15 होगा, वो भी आंसर सही है। फिर हमने कहा 8 10 12 14 16, इसका अगला क्या होगा, उसको बताना था 18, लेकिन उसने बता दिया 17, जो कि गलत है। कहने का मतलब एआई बेस्ड मशीन जो है टेस्ट डाटा पर वो 100% एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन एक्सेप्टेबल लिमिट तक वो सही आंसर देती है ना। मैं जो बोला ध्यान से सुनिएगा, एआई मशीन 100% करेक्ट नहीं देती, लेकिन एक्सेप्टेबल लिमिट जो कि हो सकता है 90% से भी ज़्यादा हो, जो कि हम लोग के लिए काम लायक रहता है, वो रिजल्ट देती है। तो इस प्रकार से ये ऐप को मैंने थोड़ा सा ट्रेनिंग के लिए बताया, किस प्रकार से ट्रेनिंग की जाती है। मैंने इसके पहले एक वर्ड यूज़ किया था डाटा सेट। ट्रेनिंग के लिए आपको डाटा की ज़रूरत है, जैसे मैंने अभी एम्स में नी के बारे में एक एग्जांपल दिया, इसी प्रकार के मेडिकल में बहुत है, ब्रेस्ट कैंसर हैं, एग्रीकल्चर में लीव डिजीज़ेस हैं, तो उसके कई सारे पिक्चर्स ले आया जाता है, कंप्यूटर को ट्रेन किया जाता है, फिर टेस्ट किया जाता है, जब खरा उतरता है तो उसको डिप्लॉय किया जाता है। यही इसका सिद्धांत होता है। कहीं पर भी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन का यूज़ जब किया जाता है तो पहले उसको टेस्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि मैंने बताया 100% एक्यूरेट तो नहीं होता,
लेकिन 90-95% तक है तो ओके मान लिया जाता है। तो कई सारे डाटा सेट्स मैंने कहा कि फ्रीली अवेलेबल हैं। एक डाटा सेट का नाम है कैगल, KAGGLE। तो बहुत से हैं, मैंने आपको एक बताया जो कि रिसर्च में काफ़ी यूज़ होते हैं। PhD थीसिसेस मेरे पास बहुत आती हैं। और आपको बताऊं, ज़्यादातर आजकल AI बेस्ड ही PhDs हो रही हैं। तो ये सब डाटा सेट और भी हैं कई सारे, तो उनका यूज़ उसमें फ्रिक्वेंटली किया जाता है। तो मैंने आपको ये शॉर्ट में बताया कि डाटा सेट से, अगर डाटा सेट में 100 डाटा है तो 80% से ट्रेनिंग की जाएगी, 20% से टेस्टिंग की जाएगी, और फिर उसको अगर वो सही है, रिजल्ट उसका एक्सेप्टेबल है, तो फिर उसको डिप्लॉय किया जाएगा। अब आते हैं हम लोग लर्निंग पर। जैसा मैंने बताया कि AI जो है ना, वो ट्रेनिंग और लर्निंग ही पर आधारित होता है केवल। इसमें ट्रेनिंग और लर्निंग ही है जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो लर्निंग के बारे में बताऊं कि एक हम लोग अपना क्लासिफिकेशन बताएं कि हम लोग जो डे टू डे वर्क करते हैं उसमें क्या होता है कि 3 प्रकार के वर्क की कैटेगरी मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आप थोड़ा डिफर कर जाएं। एक तो रोज़मर्रा के काम, जैसे नहाना, मंजन करना। दूसरा है कि इसको हम लोग कहेंगे इंग्लिश में मंडेन वर्क। दूसरा है कि फॉर्मल टास्क, जैसे किसी को म्यूज़िक, डांस, ये सब की ट्रेनिंग दी जाए। मैथमेटिक्स, इसके लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। और तीसरा मैं बताऊं कि एक्सपर्ट टास्क, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील। तो 3 प्रकार की कैटेगरी हम लोग बना सकते हैं जो साधारण हम लोग काम करते हैं। एक तो रोज़मर्रा के काम, एक थोड़ा सा ऊपर फॉर्मल टास्क, और एक भी उससे भी ऊपर एक्सपर्ट टाइप के टास्क। अगर मैं आप लोगों से पूछें कि इसमें से कौन सा इजी होता है, तो बताओ भाई, बताओ बेटा कौन सा इजी है। रोज़मर्रा के काम सबसे आसान है, उससे मुश्किल है तुम्हारा म्यूजिक, डांस, मैथ्स। उससे भी क्या है, तुम इंजीनियर, डॉक्टर के लिए स्पेशलाइजेशन करो। कंप्यूटर के लिए उल्टा है, लेकिन जब AI आया उसके लिए एक्सपर्ट सिस्टम पहले, उसके बाद से आपका जो फॉर्मल टास्क वाला और रोज़मर्रा के काम वाला करने वाला जो कि रोबोट अब बनना चालू हुआ है, ये सबसे मुश्किल है। तो उल्टा सीक्वेंस है। तो मैं आपको बताऊं कि जैसा मैंने आपको बताया है कि, और वो बताए तो हो सकता है उसको कैट बोल दे, वो आदमी भी कंफ्यूज हो सकता है। छोटे टाइप का भी तो डॉग आता है। इसी प्रकार से एक एग्जांपल दूं, डॉग एंड वोल्फ। आप लोग जंगल सफारी गए होंगे अगर रायपुर का, उसमें वोल्फ माने होता है भेड़िया। मैं गया था, मैं देखा वाकई में आप डॉग और वोल्फ को, माने कुत्ता और भेड़िया को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे। एकदम एक ऐसे दिखते हैं दोनों। आप जाके देख लीजिए कभी जंगल सफारी में, कुत्ता और भेड़िया एकदम एक ऐसे दिखते हैं, लेकिन अंतर क्या है? डॉग इज फ्रेंड एंड वोल्फ इज एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इसको कहा जाता है एक्सेप्शन। तो कभी कभी एरर के चांसेस हैं। मैंने शुरू से कहा कि AI इज नॉट 100% एक्यूरेट। तो ये आपको मैंने थोड़ा सा बताया लर्निंग के बारे में, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आ रहा हूँ कि AI का यूज किस प्रकार से हो रहा है। आप पूछेंगे कि भाई AI का यूज कैसे हो रहा है आजकल। तो मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल कि AI का यूज कंपनियां अपने प्रॉफिट के लिए कैसे यूज करती हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी है कोई, उसके पास 1 मिलियन। अच्छा, दूसरा मैं एग्जांपल दूँ, जैसे कि स्टूडेंट टाइप के लोग बैठे हैं यहाँ पे, तो कॉलेज से फोन आता है ना कि हमारे एडमिशन लो, हमारे एडमिशन लो। तो मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है या कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके पास 1 मिलियन कस्टमर्स का रिकॉर्ड है। 1 मिलियन माने 10 लाख, मतलब 6 शून्य, 1 पर 6 शून्य।
10 लाख कस्टमर्स का रिकॉर्ड है या 10 लाख स्टूडेंट का ही रिकॉर्ड है, मान लीजिए किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के पास। उनका टारगेट है कि हम 2% को अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे। 2% माने होता है 20,000। तो एक तो ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए ये क्या होता है कॉलेज वो कॉलेज में कितने लोग 12th से पास किए भाई, तो सबको फोन लगाओ, अट्रैक्ट करो। तो वैसे ही वो कंपनी के पास 10 लाख कस्टमर का डाटा है, 10 लाख के 10 लाख को फोन लगाए, बहुत बड़ा काम है। अब कंपनी क्या करेगी? अच्छा, फोन लगाने में तो मैं कॉलेज का एग्जाम्पल लेता हूँ क्योंकि मैं भी यूनिवर्सिटी में हूँ। तो हम लोग छटाई करते हैं ना, अरे यार इसको फोन मत करो यार, वो बिलासपुर अंबिकापुर का रायपुर क्यों पढ़ने आएगा, उसको मत करो। रायपुर आसपास के उनको फोन करो। वैसी कंपनी भी सेलेक्ट करेगी, लेकिन सेलेक्ट मैनुअली नहीं करेगी। कैसे करेगी? उनको 2% 20,000 लोगों को बेचना है। 10 लाख में से 1 लाख लोगों का, माने मैं क्या बोला, 1 लाख माने 1/10 लोगों के डाटा को ट्रेनिंग करेगी ANN पर, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर। और ये 1 लाख का उसमें से ट्रेनिंग करेगी और उसको ANN मशीन 32,000 का मान लीजिए पोटेंशियल बायर का वो दे दी रिजल्ट, पोटेंशियल बायर का माने 1 लाख से ट्रेनिंग किया, अब मशीन ट्रेन हो गई। अब इस पे बाकी जो कितने मैंने कहा 10 लाख, माने कि 9 लाख का अब डाटा डाला। 1 लाख से ट्रेनिंग किया और 9 लाख जब ट्रेन हो गई मशीन, तो उसमें 9 लाख के डाटा को डाला। तो कंपनी ने मान लीजिए कि 32,000 कस्टमर जो कि पोटेंशियल कस्टमर से उनकी लिस्ट दे दी। अब कंपनी अपने कॉल सेंटर में बोलेगी कि भाई तुम ये 32,000 को ही केवल फोन करो, सबको मत करो। कुल मिला के कंपनी को कितने लोगों को फोन करना पड़ा था? शुरू के 1 लाख लोग, क्योंकि 1 लाख का डाटा सैंपल के लिए चाहिए था। उस 1 लाख से मशीन को ट्रेन किया गया। अब उस पर 9 लाख का डाटा डाल के रिजल्ट लिया गया, तो 32,000 कस्टमर आए और 32,000 को फोन करके उन्होंने 20,000 का टारगेट अचीव अप कर दिया। कितने फोन टोटल हुए? 1 लाख प्लस 32,000 माने 1,32,000। कहाँ तो 10 लाख फोन करना पड़ता, कहाँ 1,32,000 करना पड़ा। तो आजकल कंपनीज आर इन्वेस्टिंग lakhs of rupees डॉलर्स इन फाइंडिंग आउट ए ट्रेंड ऑफ मार्केट। मार्केट के ट्रेंड को जानने के लिए कंपनियां इसमें लाखों रुपया खर्च कर रही हैं। ये मैं आपको आज की बात बता रहा हूँ। AI का किस प्रकार से यूज किया जा रहा है उसको मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाने की कोशिश की, बिजनेस हिसाब से। तो इस प्रकार से AI का यूज मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हम लोग का वर्क कम कर सकता है, और इस प्रकार से कंपनी ने लाखों रुपए अपने बचा लिए। तो मैंने आपको बताया कि लर्निंग एंड ट्रेनिंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और AI मॉडल। और इसमें जैसे मैंने पहले बताया डाटा, तो देयर आर वेरियस डाटा सेट्स, जिसमें कि एक कैगल का नाम मैंने आपको बताया था। ट्रेनिंग के भी वेरियस एल्गोरिथम्स आर देयर। एक फेमस एल्गोरिथम का नाम मैं ले रहा हूँ केवल, बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम, डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे एक फेमस डाटा सेट कैगल के रूप में मैंने बताया, एक फेमस ट्रेनिंग एल्गोरिथम दैट इज बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम। तो देखिए AI, अब आप AI के साथ में जरूर नाम सुनोगे मशीन लर्निंग का। तो हम लोग अगर डिवाइड करें तो डाटा साइंस है, क्योंकि मैंने शुरू से मैं डाटा का नाम ले रहा हूँ, डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज विजडम एनलाइटनमेंट मैंने शुरू में बताया। तो डाटा साइंस है अगर बड़ा एक सर्किल, तो उसके अंदर है छोटा सर्किल AI का, माने ये डाटा साइंस का सबसेट है AI। उसके अंदर और एक छोटा सर्किल है ML माने मशीन लर्निंग का।
मशीन लर्निंग इज सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके अंदर एक और छोटा सर्किल है डीप लर्निंग का। डीप लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। माने कहने का मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टाइप है क्या, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का ही एक और टाइप है डीप लर्निंग। जैसे आम है तो लंगड़ा आम, चौसा आम, आम एक ब्रॉड कैटेगरी हुई, लंगड़ा आम, चौसा आम उसके पार्ट हुए, टाइप। वैसे ही एआई का एक टाइप हुआ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का भी एक सबसेट टाइप हुआ क्या, डीप लर्निंग। तो मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि क्या डिफरेंस है एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। एआई इज मोस्टली इंस्ट्रक्शन बेस्ड। इंस्ट्रक्शन बेस्ड मतलब इसमें इफ देन स्टेटमेंट होते हैं मोस्टली। इफ देन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, अगर ऐसा है तो वैसा करो, अगर ऐसा है तो वैसा करो, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन। कोई भी आपका एक प्रैक्टिकल सिस्टम है तो उसको, जैसे आज कई फंक्शन है तो बता दिए किसी को कि भाई देखो ऐसा होगा तो ऐसा करना, ऐसा होगा तो वैसा करना। हर चीज़ को इफ देन में उसको लिमिट कर दिया जाता है। ये क्या चीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। मशीन लर्निंग में क्या है, उसमें इस इंस्ट्रक्शन बेस्ड नहीं है, वो क्या है, फीचर बेस्ड। फीचर बताया जाएगा। तो आप कहेंगे फीचर क्या होता है। फीचर ये होता है कि आपने बताया कि बनाना का देखो डायमेंशन ऐसा होता है, ऑरेंज का डायमेंशन ऐसा होता है, कलर ऐसा होता है। किसी के बारे में स्पेशलिटी पर्टिकुलर उसकी कुछ स्पेशलिटीज आपने बताई, उसको कहेंगे फीचर हमने बताया। ठीक है, जैसे एक गिलास रखा है, गिलास किस प्रकार का होता है, आपने किसी ऐसा होता है, इतना उसका डायमीटर होता है, इतनी लेंथ होती है, कप है, कप ऐसा होता है। तो आपने उसके स्पेशल फीचर्स बताए। ये क्या है, मशीन लर्निंग। ये उससे ज़्यादा मुश्किल है कंप्यूटर के लिए समझना। डीप लर्निंग में न तो फीचर बताए जाते हैं ना इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। तो क्या दिया जाता है, तो मैंने बताया जैसे कि अमिताभ बच्चन जी की आपने 10 फोटो दिखाई तो वो खुद से पहचानने लग गया 11वीं फोटो से। डीप लर्निंग में न फीचर होते हैं न इंस्ट्रक्शन होते हैं। इसलिए डीप लर्निंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग एंड वेरी हैवी कंप्यूटेशन इज नीडेड इन डीप लर्निंग एंड देयरफॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटिंग जिसको कहा जाता है, दैट इज रिक्वायर्ड इन डीप लर्निंग। एंड दिस पैरेलल कंप्यूटिंग इज माय एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो आपके डीप लर्निंग में आपका HPC बोलते हैं, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, उसका यूज होता है। दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो इस प्रकार से आपको मैंने एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। तो आपको एग्जाम्पल के रूप में अगर बात करें तो एक तो मैंने आपको सोफिया का एग्जाम्पल दिया जो कि जीती जागती तो कहना ठीक नहीं है, जीती जागती नहीं है, लेकिन वो रोबोट है, लेकिन उसका बिहेवियर एक जीते जागते इंसान के समान है। उसको सऊदी अरब में नागरिकता प्रदान की गई 2 अक्टूबर 2017 में। इतनी ज़्यादा वो ह्यूमन टाइप के समान बिहेव करती है। आपको एक मैं एग्जांपल दूं, चैट जीपीटी, आप लोगों ने शायद नाम सुना हो। जैसा कि गूगल होता है तो हम लोग को कुछ भी ज़रूरत होती है तो हम लोग गूगल में सर्च कर लेते हैं, अपनी हैबिट में आ गए। लेकिन आपको मैं बताऊं आपके यूज़ के लिए, डे टू डे यूज़ के लिए, आप चैट जीपीटी से आप अपने मन की हर शंकाएं आप एक तरह से दूर कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने एक एक्सपर्ट बैठा हो और आपको गाइड करता चले कि हमारा ये प्रॉब्लम है, या आप कहें कि भाई हमको घूमने जाना है, कहीं पर भी आप नाम ले लें, तो हमको घूमने जाना है तो कैसे प्लान बनाएं, क्या है वहाँ क्या है। तो चैट जीपीटी वैसे ही आपको बताएगा जैसे कि एक माने कोई आपके सामने एक्सपर्ट पर्सन बैठा हो।
रिटन फॉर्म में आप उसमें टाइप करेंगे हाउ टू डू दिस थिंग, ही विल स्टार्ट एडवाइजिंग यू। और मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैंने चैट जीपीटी को कंफ्यूज करने की भी कोशिश की। मैंने किसी चीज के लिए कंफ्यूज करने की, तो वो कंफ्यूज नहीं हुआ, वो बोल देता है कि आई डोंट नो। तो आप लोग इसको मैंने आजमा के देखें। मैं ये कहूँगा कि आप चैट जीपीटी बहुत इजी है, ओपन एआई का प्रोडक्ट है, आप यूज कर रहे हैं, सब यूज कर रहे हैं, वेरी गुड। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक एग्जाम्पल है। और स्वाभाविक है कि पूछेंगे कि इसका बिगेस्ट थ्रेट क्या है। थ्रेट में मैं कहूँगा कि डीप फेक नाम की एक नई चीज आई है, जो कि इसका एक बड़ा थ्रेट है। डीप फेक में क्या है कि कोई एक किसी भी का भी वीडियो, फेक वीडियो बनाया जा सकता है जिसमें कि वो वही चीज बोल रहा है, जिसने भी फेक करने की कोशिश की है उसके मन की चीज बोल रहा है। आप किसी का भी एक बड़े बिग गन का एग्जांपल ले सकते हैं, कोई, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, कोई एक बहुत फेमस पर्सन है और वो ये चीज बोल रहे हैं, तो बट नेचुरल आपके ऊपर तो उसका इफेक्ट पड़ेगा, इतने बड़े पर्सन बोल रहे हैं, लेकिन वो असली वीडियो नहीं। अभी एक फिल्मी एक्ट्रेस है, उनका भी एक वीडियो वायरल हो गया था, उन्होंने पुलिस में केस किया। हाँ, तो इस प्रकार का होता है। तो अब ये बड़ा मुश्किल है आइडेंटिफाई करना। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस अब मैं बताऊं कि अगर आप लिप मूवमेंट को देखेंगे और आई ब्लिंकिंग को देखेंगे तो कुछ हद तक आप ये कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। और इसीलिए आजकल कहा जाता है कि आपको हमेशा एक अपने तरह से आपको इंक्वायरी करनी चाहिए। किसी का फोन आ गया, किसी का नहीं, आपके किसी क्लोज रिलेटिव का ही घर से फोन आ गया, उन्हीं की, अरे भाई हमको 2000 रुपये की सख्त आवश्यकता है, जल्दी से भेज दो। अब आपके ही फैमिली मेंबर कर रहा है तो आप कैसे डिनाई करेंगे। लेकिन इसमें भी एआई का हो सकता है यूज। आपको ऐसे डाउटफुल केसेस में वापस क्रॉस चेक करना चाहिए, वापस आप फोन लगाइए और पूछिए कि भाई ऐसा है क्या, क्यों ऐसा है, इंक्वायरी करिए। ये एक समय आ गया है, समय की आवश्यकता है। मैं तो बताऊँ आपको, साइबर सिक्योरिटी पर मैं लेक्चर देता हूँ, दूरदर्शन का है मेरा और आकाशवाणी रेडियो का है, वो यूट्यूब में है। मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर संजय कुमार इंडिया, उसको कभी आप देख सकते हैं। डॉक्टर संजय कुमार इंडिया में मेरे अपने पढ़ाने वाले लेक्चर्स हैं वैसे, लेकिन कुछ इस प्रकार के जनरल लेक्चर्स हैं, ग्रीन कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी मैं आपको एडवाइस करूंगा, आप देखें जरूर। ये आकाशवाणी रेडियो से भी आया था, दूरदर्शन छत्तीसगढ़ से भी आया था। तो किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, हम साधारणों की तो बात आप छोड़ दीजिए, मैं तो बात कर रहा हूं कि अमेरिका में जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ जिसमें ट्रंप जीते थे, अब ट्रंप वापस कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, पिछले टर्म की बात कर रहा हूं। तो बहुत पेपर में आया था कि ट्विटर वार हुआ, उसको कहते हैं बॉट अटैक। अच्छा, बॉट भी इसी का एग्जाम्पल है, BOT। उसमें क्या होता है कि थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस स्टार्ट गोइंग। अब मान लीजिए कि आपके पास में किसी के एक कैंडिडेट के फेवर में या डिसफेवर में थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस आने लग जाएं, तो आप या कोई भी इन्फ्लुएंस हो जाएगा उससे। और ऐसा ट्विटर में थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस वेयर जनरेटेड ड्यू टू बॉट अटैक, जिसकी इंक्वायरी के बारे में मुझको ज़्यादा नहीं मालूम। इंक्वायरी चली, बहुत हॉट टॉपिक हुआ, मैं इतना ही कहूँगा, मैं इसका ज़्यादा वर्ड तो नहीं यूज़ करूँगा, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना हुई, ट्विटर वार हो गया। और अभी तक लोग इल्जाम लगाते हैं कि उसमें इसका यूज हुआ। तो सोशल मीडिया का तो यूज हो ही रहा है। तो ये सब साइबर सिक्योरिटी और उसमें एआई का यूज हो रहा है। ये अच्छा, एक और आपको बताऊं,
आप लोग कई बार अपना लॉगिन प्रोफाइल वगैरह बनाते हैं तो या इंटरनेट बैंकिंग भी करते हैं तो आपको आता होगा टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ 5+3 आप डालेंगे 8 आता है ना सर। इसको कहा जाता है कैप्चा, CAPTCHA कैप्चा। ये क्यों किया जाता है? यस, बॉट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए। तो बॉट अटैक क्या होता है? बॉट अटैक ये अटैक होता है कि कभी सर्वर को हैक करने के लिए कभी कोई और कारण से थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस आर जनरेटेड बाय मशीन एंड आर सेंड टू द सर्वर। अब थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट आएंगे तो वह हैंग हो जाएगा। सर्वर क्या है? सर्वर ये है कि मान लीजिए हम लोग पुराने समय में पिक्चर हॉल जाते थे। अब सामने काउंटर पर कोई पर्सन बैठा है, उसके पास में 10 लोग एक साथ हाथ अगर देंगे कि हमको दो हमको दो हमको दो, तो वो किसको देगा? अगर सर्वर के पास थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस आ जाएंगे तो सर्वर विल अल्टीमेटली क्रैश या हैंग। इसको कहते हैं बॉट अटैक। या फिर यूजर की मेंटलिटी बदल जाएगी, इन्फ्लुएंस हो जाएगी। तो ये सब का यूज इसमें हो रहा है, AI का यूज हो रहा है। ये अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हुआ। अब मैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस ले रहा हूँ, आप भी पूछिएगा और मैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस आपकी तरफ से मैं फ्रेम कर दिया करूँ। एक तो जनरल ये धारणा है, कहा जाता है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से जॉबलेसनेस हो जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। ऐसा एक कॉमन क्वेश्चन आप लोग सुनते होंगे, हॉट टॉपिक हो गया। तो मेरा अपना विचार ऐसा है कि आप लोगों को याद होगा जब कंप्यूटराइजेशन नया नया होना शुरू हुआ था 90s के आसपास, तो बैंक में, रेलवे में, हर जगह तो एम्प्लॉय की छटनी हो जाएगी, हमेशा की बात होती थी। आपको जरूर याद होगा, 90s की बात है। लेकिन हुआ क्या, आज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द हाईएस्ट जॉब रिलेटेड कोर्स। सब लोग कंप्यूटर साइंस ही लेते हैं। तो एक प्रकार की जॉब गई तो दूसरे प्रकार की जॉब आई। AI का भी निश्चित रूप से कुछ जॉब जा सकती है, लेकिन बदले में कुछ दूसरी जॉब आई। ये तो आप जो बोले सर जिंदगी का, ये तो चलना ही जिंदगी है, रुकना है मौत मेरी। तो वो तो चलता ही रहेगा, टेक्नोलॉजी आता रहेगा और अपने को अपग्रेड होना पड़ेगा। बिल गेट से पूछा गया व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, तो बिल गेट ने कहा अपडेट एंड अपग्रेड। उस समय एक मैं जब मैंने यंगस्टर था सर्विस में, तो बॉस लोग या उस समय के लोग कहते थे कंप्यूटर हम एकदम नहीं जानते, कंप्यूटर में हम जीरो हैं, कंप्यूटर का हम ABCD नहीं जानते। ऐसा नहीं चलेगा, आपको जानना पड़ेगा। आपको आवश्यकता है, सर्वाइवल के लिए आवश्यकता है। एक और कि AI इज बोर्न और बिन। तो माने जैसा हम लोग विज्ञान पर निबंध लिखा करते थे स्कूल टाइम में, विज्ञान अभिशाप है कि वरदान, तो AI अभिशाप है कि वरदान, ये तो यूजर के ऊपर है। AI इज जस्ट लाइक ए टू-एजेड स्वॉर्ड, एक तलवार है, दोधारी तलवार। If it goes in wrong hand, it may create any type of havoc also. If it is coming in good hand, तो आपका मेडिकल सर्जरी से लेके हर जगह यूज हो सकती है। तो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप का यूज टेलीस्कोपिक गन में भी हो सकता है और टेलीस्कोप में भी यूज फॉर सीइंग आपका जो होता है सून माने सोलर सिस्टम और जितना चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण वगैरह, स्टार्स वगैरह को देखने के लिए भी यूज हो सकता है। तो इट इज अप टू द यूजर। एक और मैं कहूं कि कैन AI सरपास ह्यूमन, ये कॉमन क्वेश्चन जो मैं सुनता हूं कि AI कभी आदमी से, मनुष्य से आगे निकल जाएगा क्या? ये ज्वलंत क्वेश्चन है। तो देखिए, जैसे मैंने बताया AI तो इंस्ट्रक्शन बेस्ड है या फीचर बेस्ड है, मशीन लर्निंग। तो इंस्ट्रक्शन कौन देता है? यूजर, हम लोग ही देते हैं।
तो इट विल रिमेन ऑलवेज इन आवर कंट्रोल हाउ वी आर ट्रेनिंग देम एटसेट्रा। लेकिन आपको मैं एक बताऊं एग्जाम्पल, जो लोग को चेस में भी इंटरेस्ट हो, तो पहले देखिए स्पासकी नाम के रूस का था, वो वर्ल्ड चैंपियन थे चेस के। फिर आए कार्पोव, फिर आए कास्परोव, आनंद बाद में आए। तो कास्परोव को सन 1997 1997 में चेस के गेम में, जो उस समय का वर्ल्ड चैंपियन थे कास्परोव, उनको कंप्यूटर ने हरा दिया। उस कंप्यूटर का नाम था ब्लू मशीन ने कास्परोव को देन वर्ल्ड चैंपियन ऑफ चेस ही वाज डिफीटेड। कहने का मतलब ये 1997 की बात है। मैं किसी प्रकार से इस पक्ष में नहीं हूं कि इसको अंडर एस्टिमेट किया जाए। मैं कोई फॉल्स एश्योरेंस नहीं देना चाहता कि दैट डे विल नेवर कम व्हेन मशीन विल सरपास यू। मैं तो ये कहूँगा कि वी शुड बी केयरफुल, थॉटफुल। डीप लर्निंग जो है उसमें मशीन विल गो ऑन बिकमिंग मोर एंड मोर इंटेलिजेंट। वन डे इट में बिकम सुपर इंटेलिजेंट। तो अगर सेल्फ लर्निंग की उसमें है कैपेसिटी और वो लर्न करते करते सुपर इंटेलिजेंट हो जाए, तो मनुष्य के इंटेलिजेंस तो एक लेवल तक रहता है। और अगर मशीन है, आपने बताया, और उसको सेल्फ लर्निंग की कैपेबिलिटी आपने दे दी और वो सुपर इंटेलिजेंट होता चला जाए, तो क्या होगा नहीं कहा जा सकता। इसलिए दिस इज ए मैसेज दैट वी शुड बी केयरफुल। मशीन विल सरपास और नॉट, आई कैन नॉट से, लेकिन देयर इज डेफिनेटली a need to be careful in this also. New things, new technologies are coming like quantum computing, parallel computing तो चल ही रही है, उससे tremendously फास्ट हो जाएगा। और उसका अगर डीप लर्निंग में यूज़ किया जाए, तो जैसे कि एक चाइल्ड होता है, वो धीरे धीरे सीखता है, धीरे धीरे सीखता जाता है। अब इसमें सेल्फ लर्निंग से वो हो सकता है कि कोई ऐसी मशीन हो तुरंत ही पूरा सीख जाए, बहुत आगे, क्या मालूम। ये सब कल्पना है, लेकिन वी शुड बी वेरी वेरी दैट मीन्स कॉन्शियस इन दिस रिस्पेक्ट आल्सो। तो ये मेरा लेक्चर खत्म हुआ। थैंक यू। अगर आपका क्वेश्चन है, मैं ऐसा देख देता हूँ, फिर आ जाता हूँ। आप बताइए, कुछ अगर क्वेश्चन हो तो पूछिए, मैं कोशिश करूँगा। सर आप सर मेरे को मतलब मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। सर मैं आर्किटेक्ट हूँ बाय प्रोफेशन, मेरा नाम विलास गुप्ता है और मैं कई सालों से एआई में काम करता हूँ और कहीं ना कहीं उसका इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं चीज़ों के लिए मैं यूज़ करते आया हूँ। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एआई को जितना कमांड दे रहे हैं अभी जितना, वो उससे काफ़ी ज़्यादा स्पीड से लर्न कर रहा है। शायद आप लोग को आइडिया नहीं होगा इस चीज़ का कि फेसबुक जो कंपनी आज की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी आप सब यूज़ करते हैं, फेसबुक ने सर ने जो बताया बॉट्स आर वन काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपने बॉट है उनको प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, वो जनरेट करते हैं। फेसबुक ने 2 ऐसे बॉट्स बनाए, उनके नाम है बॉब एंड एलिस। वो 2 ऐसे बॉट्स थे जो फेसबुक ने आमने सामने रखे, कंप्यूटर्स के अंदर उनको इंस्टॉल किया और वो बॉट्स अपनी खुद की लैंग्वेज में बात करना स्टार्ट किया। उन्होंने अपनी खुद की लैंग्वेज जनरेट की, कॉन्वर्सेशन करना चालू किया और पता नहीं क्यों उस प्रोजेक्ट को फेसबुक ने शट कर दिया। और सम रीजंस उनका ये बोलना था कि अगर ये आगे बढ़ जाते, क्योंकि उनके हाथ में इंटरनेट का पूरा सोर्स रहता है, क्योंकि वो इंटरनेट बेस पे चलते हैं, अपने कहीं ना कहीं से डाटा रिसीव करते हैं, वो उस बेस पे चलता है, तो उन्होंने उसको शट कर दिया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास आज भी वो टेक है जो सर एज्यूम कर रहे हैं कि आगे वो आएगा, वो अभी टेक हमारे पास अवेलेबल है। वो इतना डेंजरस है कि स्टिल सबसे इंटेलिजेंट, सबसे एडवांस लोग भी उससे आज डरते हैं। मेरी पर्सनल फील का एक ओपिनियन है इस चीज़ को लेके
कि अगर आप लोग कोई भी AI यूज़ करते हैं तो उसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए हमें थोड़ा सा, क्योंकि सर वो क्रिएटिविटी खत्म कर देता है एक पर्सन से। मतलब मैंने एक गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया था कुछ समय पहले। सो वन ऑफ माई रिलेटिव्स केम टू मी, उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को गवर्नमेंट को प्रपोजल देना है और एक गंगरेल डैम में एक रिजॉर्ट बनना है, उसका प्रपोजल चाहिए था। सो आई वाज लाइक कि मुझे समय दीजिए, बोले नहीं मुझे कल देना है। मैं बोला ओके एटलीस्ट लेट मी ट्राई AI। मैंने ChatGPT का इस्तेमाल किया सर, विद इन अ मिनट हिंदी एंड इंग्लिश उसने मेरे को पूरा प्रपोजल बना के दिया। सर ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है आज की डेट में, क्योंकि अगर मैं नहीं सोच पाया कि मुझे क्या क्या चीज़ें नई चीज़ें बनानी चाहिए, अगर मुझे कंप्यूटर ही बताते रहेगा तो मेरी सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और मेरे को लगता है कि एक बहुत लिमिटेड पार्ट रह जाएगा। सर आप मेरे को एक आपसे पर्सनल डाउट था सर, कि जो आपने बोला कि एक मशीन लर्निंग का पार्ट होता है जिसमें स्टार्टिंग में उसको टेस्ट बीटा किया जाता है। आपने जो बताया ना वैसे चाइना में 15 डॉक्टरों को AI ने हरा दिया मेडिकल गाइडेंस। आप बता रहे हो सर जैसे आपने बताया कि 20% टेस्ट होता है, उसको अपन बीटा टेस्ट भी बोल सकते हैं कि बीटा टेस्टिंग करते हैं फिर 80% में वो करते हैं। बट सर आज के टाइम पे क्या ये जो आपने टेस्टिंग प्रोसेस है क्या ये लागू होता है? क्योंकि आज के डेट में जितने मशीन्स हमारे स्मार्ट हैं, इसमें मेरे को लगता है कि अगर हम परफेक्ट डेटा फीड करें, जैसे मान लीजिए आपने वो कॉलेज वाला एग्जांपल दिया, अगर मैं मशीन में सही प्रॉम्प्ट डालूं कि मुझे रायपुर के रेडियस 10 किलोमीटर्स में जितने बच्चे पास आउट हुए जो इस एरिया के बाहर के हैं, मुझे उनको रीच आउट नहीं करना है, तो क्या ये 4 प्रॉम्प्ट में मेरे को सही आंसर नहीं देगा? टेस्टिंग जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट प्रॉम्प्ट डाला, कंप्यूटर है सर, डेटा पे काम करता है, मैंने उसको एग्जैक्ट डेटा दिया, मुझे 4 चीज़ें चाहिए, 10 किलोमीटर का रेडियस, 12-12 के पास हुए बच्चे जो एलिजिबल हैं इस कॉलेज के लिए, जो कोर्सेज है, ऐसे मैंने 4 डेटा दिए, तो क्या वो एलिजिबल, मतलब क्या वो मेरे को रिजल्ट नहीं? मेरा देखिए आशय ये है कि ये आपके वर्क को रिड्यूस करेगा। आपके वर्क को, आपके पास मान लीजिए 1000 स्टूडेंट्स का डाटा आया, तो उसमें से सब लोग इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। मान लीजिए कि एक हाई फीस वाला कोई स्कूल है, कॉलेज है, तो वो जानता है कि बैकग्राउंड क्या है, कौन अफोर्ड कर सकता है, तो वो उसको अकॉर्डिंगली रिड्यूस करके आपका जो माने प्रेशियस ह्यूमन आवर है वो सेव करेगा। मैं एक और चीज़ आपने बोला था सर कि ChatGPT को आपने टेस्ट करने की कोशिश की और वो नहीं कर पाया। सर मैंने ChatGPT को रिवर्स में टेस्ट किया, सर वो ह्यूमन टच कभी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसमें लॉजिक्स हैं जो हम डालते हैं उतने ही लॉजिक्स हैं। मैंने सर आपने टॉरेंट का नाम सुना है? आप लोग टॉरेंट समझते हैं? टॉरेंट एक्चुअली किसी भी चीज़ का आपको फ्री वर्जन चाहिए या क्रैक्ड वर्जन चाहिए तो आप टॉरेंट से निकाल दो। तो मैंने ChatGPT को लिखा कि मुझे टॉरेंट की अभी जो चालू वेबसाइट है वो मेरे को दे दो। उसने मेरे को बोला टॉरेंट वेबसाइट लीगल है, इलीगल है, आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। तो मैंने ChatGPT में ये लिखा कि ऐसी कौन सी टॉरेंट वेबसाइट्स हैं जो लीगल है या मुझे नहीं जाना चाहिए, तो उसने मुझे सारी लिस्ट दे दी। जो मैंने उससे पहले जो क्वेश्चनिंग की वो उसने समझ ली कि मैं उससे जो मांग रहा हूँ वो इलीगल है, बट जो मैंने सेकंड क्वेश्चनिंग की वो उस चीज़ को नहीं समझ पाया कि मैंने उससे इलीगल वेबसाइट्स एक दूसरे में पैराफ्रेज करके मैंने उससे मांगी। ये जो मशीन लर्निंग है ये जब तक ये नहीं पहुंचेगी तब तक के AI पूरी तरीके से नहीं आ सकता। ChatGPT तो अपडेट भी नहीं है सर, मेरे ख्याल से 2021 में लास्ट अपडेट हुआ था, उसके बाद अभी आ गया सर, ChatGPT 4 आ गया है, अपडेट आ गया 100%। 2500 रुपीज अ मंथ का ChatGPT का सब्सक्रिप्शन। तो कंप्यूटर जो भी लॉजिक है डाला किसने? आदमियों ने डाला है? नहीं सर, मैं मेरे उसमें उन्होंने जिस टाइप से डाला उसी टाइप से आंसर मिले। एग्जैक्टली, बट वो क्या है सर, वो सर ने बताया ना सर, यस नो, इफ व्हाट वो नहीं करता, वो यस और नो पे ही काम करता है। हमने उससे जो सवाल पूछा वो उस पर जवाब देगा। अगर हमने उससे इफ व्हाट नहीं पूछा तो वो कंफ्यूज होगा ही होगा। ये
मैंने कभी AI और GPT यूज नहीं किया है, तो आई डोंट नो हाउ कैन आई यूज इन माय बिजनेस आल्सो। जैसे मैं CEO हूँ, जैसे शेयर मार्केट का काम है, इंश्योरेंस एजेंसी है, तो पोटेंशियल बायर्स की लिस्ट भी लग सकती है हमसे, एरिया की, हमारे एरिया की, तो है क्या उसमें? हमारे कस्टमर्स जो हो सकते हैं, जो शेयर मार्केट मेंटेन करते हैं या इंश्योरेंस की नीड्स की हो सकती है, ऐसा कोई लिस्ट? ऐसा जादू ऐसा तो नहीं करेगा। आपको अपना कुछ इनपुट देना पड़ेगा, उसमें से वो फिल्टर कर सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, लेकिन आप रैंडम अगर पूछेंगे तो ऐसा कोई भी नहीं बता पाएगा। जो सर ने कहा वो सही है। अल्टीमेटली कभी ना कभी डाटा तो हम ही लोगों ने दिया है, कभी ना कभी किसी ने, वो क्या कर रहा है, डाटा को ला रहा है बस। तो अब आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे शेयर परचेज करने वाला कौन अच्छा हो सकता है, उसका डाटा अगर उसके पास होगा नहीं तो कैसे होगा? आपको कुछ तो देना पड़ेगा। डाटा फटेगा दूसरे को सर, खासकर पर्टिकुलरली जो इन्वेस्टर्स रहते हैं शेयर मार्केट वगैरह, फटेगा डाटा दूसरे को रहते हैं, तो कहीं ना कहीं से वो उनको मिल सकता है जो AI है। आप जो है ना, बेस्ट ये है, मैं ये कहूँगा कि आप यूज़ करिए, आपको खुद ही वो समझ में आएगा। इसका बेस्ट है कि मैंने लर्निंग बाय डूइंग। इवन सर ये मैं ये भी देखा होगा है, जैसे मुकेश अंबानी खुद अपने मुंह से अपनी आवाज में क्लियर लगता है कि वही बोल रहा है कि अगर आपको शेयर मार्केट में काम करना है तो मेरे आइए, मैं आपको सलाह दूंगा। मुकेश अंबानी इतना छोटा काम क्यों करेगा? लेकिन 100% प्योरली लगता है मुकेश अंबानी की आवाज में वही बोल रहा है। तो ये कैसे हो सकता है? पॉलिटिक्स में गाने आ गए। हाँ, तो या फिर हम मुझे राहुल गांधी को अगर बेवकूफ समझते हैं तो वो भी AI का इफेक्ट तो नहीं है? पॉलिटिक्स में और हर तरफ इसका यूज हो रहा है, बहुत ज़्यादा है। सर इनका जैसे सवाल था सर कि भी मेरे को डाटा कहाँ से मिलेगा, एक एग्जाम्पल तो जैसे सर अपन गूगल में कोई चीज़ सर्च किए, मतलब 2-4 बार मारा उसको सर्च में, तो 5वां बार मैं मेल खोल के देख रहा हूँ तो उसी से रिलेटेड काफ़ी सारा एडवर्टाइजमेंट। ये AI का एग्जाम्पल है कि आप YouTube में, गूगल में, फेसबुक में जो भी सर्च करते हैं उससे रिलेटेड वो बार बार आता है। ये AI का यूज। और तो दूसरा सर, मेरी मोबाइल ऑफ है, मतलब माइक्रोफोन चालू नहीं है, पता नहीं इंटरनेट चालू है बताते हैं। आप और हम बात कर रहे हैं, घंटा डिस्कस की किसी सब्जेक्ट में, आप मेल खोल के देखिए, गूगल सर्च करिए, पहला डाटा आपको वही दिखाएगा। ये सब आपका कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होता है, और इसीलिए कहा जाता है कई सारी कंपनियां बैन कर दी गई, चाइना की पर्टिकुलरली, ये हिडन रूप से रिकॉर्ड करती है, रिकॉर्ड करती है। इसमें सिस्टम आप ऑन कर लो ना। अरे कितने का जानकारी पूछे नहीं है। और इसके ये सब के साथ दिक्कत ये है कि जब आप इंस्टॉल करते हैं तो कई बार आपसे वो आपका कंसेंट मांगता है, जिसको कि आप एस करते हैं। अगर आप इस नहीं करेंगे तो वो इंस्टॉल ही नहीं होगा, और आप जाने अनजाने बहुत सारी की परमिशन तो आप दे देते हैं, नहीं सर, उसको परमिशन दे देंगे तो आपका इंस्टॉल ही नहीं होगा, तो इंस्टॉल नहीं होगा। चाहते हैं आपका सारा डाटा, मतलब तो कंडीशन उनकी रहेगी तभी वो इंस्टॉल कर लेंगे। उनको ऐसा बनाना पड़ेगा, कंडीशनल एक ऐप बनाना पड़ेगा जो देखो विजन मिल गया सर एम्प्लॉयमेंट का जैसे बताया ना सर, जरूर बताया ना कि डिटेक्ट अभी अमेरिका में क्या हो रहा है कि IT में जो बेसिक लेवल, जो एंट्री लेवल है, उसमें वैकेंसीज कम होती है। एंट्री लेवल में वैकेंसीज कम होता है अमेरिका का जो एनालिसिस है, बिकॉज ऑफ AI। ये तो है कुछ। अब जैसे रेमिंगटन का टाइपराइटर होता था, उसको सीखे हुए लोग थे। अब वो कोई बोले कि यार मैं उसी में टाइप करूंगा, कंप्यूटर टाइपिंग नहीं करूंगा, तो वो तो आउटडेटेड हो जाएगा, और आउटडेटेड है तो मार्केट से बाहर हो जाएगा। तो वो अपडेट एंड अपग्रेड वाली जो फिलॉसफी है जो मैं बताया, तो अडॉप्ट करनी पड़ेगी। सर इतने फ्रेंडली हो गए सारे सॉफ्टवेयर आजकल, बाइयाँ मतलब जिनको पढ़ने नहीं आता और लोग मतलब मोबाइल स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, अपने रील डाल रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, गाना सुन रहा है, पसंदीदा गाना सुन रहा है, क्योंकि उनको लिखना नहीं पड़ रहा, बोल दे रहे हैं गाना आ जा रहा है। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।
for giving me this opportunity. Thank you very much.